एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों इस चैनल पे। तिब्बत की क्या समस्या है उसको आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तिब्बत की समस्या है जो भी है वो भारत से भी जुड़ी हुई है और भारत और चीन के संबंध तिब्बत के द्वारा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो नेता है, राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता दलाई लामा होते हैं, उनको भारत ने शरण दिया हुआ है राजनीतिक रूप से, और चीन इसका विरोध करता रहता है। तो तिब्बत की क्या समस्या है इसको आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और उसी तिब्बत के हिसाब से भारत और चीन के संबंध पे क्या प्रभाव आगे पड़ने वाले हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि 1912 ईस्वी में एक शिमला समझौता हुआ था, जिसमें तीन प्रमुख पार्टियां थी: चीन, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया। चीन ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था, परंतु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उस समझौते के अनुसार भारत और चीन के बीच में, अर्थात भारत और तिब्बत के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, जो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। साथ में उसी उसी समझौते में एक और बात निर्धारित की गई थी कि यह जो नदी है, एक चामडो नदी जिसको कहा गया है, तो इसको सीमा मानते हुए तिब्बत को दो भागों में बांट दिया गया था। इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत इसको कहा जाता है। तो इनर तिब्बत का हिस्सा जो था वो चीन को दे दिया जाता है, और आउटर तिब्बत जो कि वर्तमान में तिब्बत के नाम से जाना जाता है, इसे ही एक्चुअल तिब्बत माना गया है। अब दोनों के बीच में ये यह भी था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, अर्थात चीन और तिब्बत की बात हो रही है। तो ये सब सारी बातें उस शिमला समझौते में हुई थी। अब साथ में 1912 में एक और घटना घटती है कि तिब्बत पहले एक स्वतंत्र राज्य था, जो कि 1912 में ही उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो तिब्बत की अपनी सेना थी, अपनी करेंसी थी, अपना झंडा भी था। अब हम आते हैं 1949 में। 1 अक्टूबर 1949 को रिपब्लिक ऑफ चाइना का उदय होता है, और वहाँ पे एक वामपंथी सरकार गठित होती है। वामपंथी सरकार अर्थात माओवादी सरकार गठित की जाती है माओ जिदांग के नेतृत्व में। उनकी एक नीति है जिसको कि हम लोगों ने देखा था, जिसे हैंड, पाम और फिंगर नीति के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हैंड क्या है, तो उनका कहना था कि हैंड जो है वो चीन है, अर्थात ये हिस्सा जो है सो चीन है। तिब्बत हथेली है, और 5 जो अंगुलियां हैं वो 5 हिमालयन राज्य हैं। वो 5 हिमालयन राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल और लद्दाख। तो इन सभी को मिलाने की नीति शुरू से ही चीन की रही थी। तो इन्होंने सत्ता में आते ही पहला जो काम किया 1950 ईस्वी में, तिब्बत पे आक्रमण कर दिया। अब उसके पहले एक और घटना घटी थी कि 1950 में ही 14वें दलाई लामा, जो कि वर्तमान के दलाई लामा हैं, उनको तिब्बत का राजा घोषित किया जाता है, तिब्बत का शासक घोषित किया जाता है। उसी 1950 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पे आक्रमण किया। आक्रमण ये चांगदो नदी की तरफ से होता है तिब्बत पे। करीब 35,000 चीन की सेनाएं यहाँ पे आक्रमण करती है, और तिब्बत पे अधिकार कर लेती है वहाँ की सेनाएं। बुरी तरह से वहाँ के जो सांस्कृतिक और जितने भी मॉनेस्ट्री होते हैं उन सभी को नष्ट किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है वहाँ। तिब्बत को पूरी तरीके से उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया चीन ने। अब 1951 में वहाँ के शासक को, अर्थात दलाई लामा और अन्य जो भी शासक वर्ग थे, उनको एक समझौते के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, 17 पॉइंट एग्रीमेंट। तो इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट में क्या था? तो इसमें तिब्बत को
यह भरोसा दिया गया था इस एग्रीमेंट के तहत कि तिब्बत की संस्कृति को किसी तरीके से नष्ट नहीं किया जाएगा और तिब्बत को एक ऑटोनोमस अर्थात स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब स्वायत्त शासी या ऑटोनोमी का मतलब यह होता है कि सेना और विदेश नीति को छोड़कर उस प्रदेश को अपना बाकी के प्रशासन और कल्चर, इन सभी चीज़ों को वो खुद अपने तरीके से कर सकते हैं। प्रशासन अपने अनुसार से चला सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें खुद अपने अनुसार से संस्कृति, धर्म और इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता होगी। तो 7 पॉइंट एग्रीमेंट में इन्हीं सब बातों का वायदा किया गया था। कुछ दिनों तक तो अब उनके पास, तिब्बत के शासकों के पास यह वो मजबूर थे इस समझौते को करने के लिए, क्योंकि चीन ने पूरी तरीके से उन पर अधिकार जमा लिया था। तो उन्होंने समझौते पे हस्ताक्षर किया और चीन की अधीनता को उन्होंने स्वीकार कर ली कि चीन के अंदर रह के ही एक ऑटोनोमी उन्हें मिल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो हमें एक ऑटोनोमी तो मिलेगी, अपनी संस्कृति का पालन करने की भी स्वतंत्रता दी जा रही है। तो अभी उस समय की स्थिति में जो उन्हें प्राप्त हो रहा था उससे ही उन्होंने बहुत ज़्यादा समझा। अब यहाँ पे भारत की जो उस समय की नीति रही कि भारत ने इस संबंध में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि तिब्बत के साथ भारत के बड़े ऐतिहासिक संबंध थे। दोनों की सीमाएं एक तरीके से खुली हुई थी, व्यापार होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान होते थे, आना जाना होता था। वहाँ बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ वह भारत से ही गया था, भारत में ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, वहीं से इसका प्रसार तिब्बत में हुआ था। तो एक ऐतिहासिक संबंध तिब्बत और भारत के बीच में थे। तो वो तिब्बत के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चीन से बचाने के लिए भारत सामने आएगा, परंतु भारत ने किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया। अब यहाँ पे भारत में क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, वो हस्तक्षेप करना चाहते थे, परंतु जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे और रक्षा मंत्री थे उनके विचार कुछ अलग थे। उनका यह विचार था कि तिब्बत के संबंध में अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो चीन के साथ में एक युद्ध होगा, जो कि हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि चीन के साथ युद्ध में हम जा सकें। तो हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए और यह बात सही भी थी। तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, तो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे अर्थात क्लीमेंट एटली, जिनके समय में भारत आज़ाद हुआ था, तो उन्होंने एक पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और एक सलाह मांगी कि भारत को इस संबंध में क्या करना चाहिए। तो उनका एटली का भी जो सलाह था वह यही था कि भारत को इस मामले से दूर रहना चाहिए। दूर इन द सेंस कि मतलब मिलिट्रली चाइना के साथ किसी तरीके से उलझना नहीं चाहिए, इसको डिप्लोमेटिक तरीके से मामले को सोल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो भारत ने फिर वही स्टैंड लिया, परंतु भारत का जो स्टैंड था वह कुछ ज़्यादा ही मतलब रक्षात्मक था इस मामले में। तो अब क्या थी कि जैसे आगे जाकर हम देखते हैं कि 1954 में एक पंचशील समझौता होता है और भारत तिब्बत को एक आंतरिक हिस्सा मान लेता है चीन का। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूल थी कि भारत ने जो मान्यता दी कि तिब्बत चीन का एक आंतरिक हिस्सा है, तो ये एक कूटनीतिक भूल थी। अब तिब्बत में क्या होता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे चीनी सेनाएं वहाँ पे जो है सो लोगों का दमन करती है, वहाँ के संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करती है। साथ में एक और चीज किया जाता है तिब्बत में, तिब्बत को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसमें से 2 भाग को ऐसे छोड़ दिया जाता है, ये वाला हिस्सा जो है उसको छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पे तिब्बत ऑटोनोमी दी जाएगी, अर्थात तिब्बत के लोगों को एक खास इलाके में उनको कन्फाइंड कर दिया जाता है और उसको एक ऑटोनोमस तिब्बत का नाम दिया जाता है।
और बाकी के जो दो हिस्से, जो दो प्रांत जो बांटे जाते हैं, वहाँ पे चीनी आबादी को बसाया जाने लगता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए कि चीन ने क्या किया, तो शुरू से ही उसने तिब्बत की जो डेमोग्राफी थी उसी को बदलने की नीति शुरू से ही अपना ली, और वहाँ पे चीन से जो लोअर इनकम वाले लोग थे वैसे लोगों को लाके वहाँ पे बसाया जाने लगा। तो ये उनकी एक नीति रही। तो ये और साथ में और भी क्या किया गया, वो बाद के वर्षों में हालांकि हुआ कि तिब्बत के लोगों को जबरदस्ती चीन के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर बसाया गया कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तो उसके पीछे भी उनकी नीति चीन की जो थी यही थी कि तिब्बत की आबादी, तिब्बती लोगों की जनसंख्या यहाँ पे माइनॉरिटी में लाई जाए, वो उनका मुख्य उद्देश्य था। परंतु तिब्बत में एक विद्रोह का दौर शुरू हो गया 1956 के बाद में, और यह 1959 आते आते विद्रोह ने काफ़ी उग्र रूप धारण कर लिया और चीनी सेनाएं पूरी तरीके से दमन पे उतर आई और क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया। वैसी स्थिति में जो दलाई लामा थे, 14वें दलाई लामा, जो वर्तमान में जीवित हैं, वर्तमान के जो दलाई लामा हैं, वो वहाँ से अपने समर्थकों के साथ में भाग जाते हैं और भारत में आते हैं, और भारत ने उनको राजनीतिक शरण दिया। राजनीतिक संरक्षण देने के बाद में क्या होता है कि भारत और चीन के संबंध खराब हो जाते हैं। चीन भारत पर यह आरोप लगाता है कि भारत ने पंचशील समझौते का उल्लंघन किया है। उल्लंघन किस मामले में किया है, तो पंचशील समझौते में एक जो पॉइंट था उसमें यह भी था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यहाँ पे चीन के द्वारा कहा गया कि दलाई लामा चीन का एक विद्रोही नेता है और उसे भारत ने संरक्षण दिया है, राजनीतिक संरक्षण दिया है, अतः पंचशील समझौते का उल्लंघन किया। अब यही बात लेके आगे जाके 1962 में चीन भारत पे आक्रमण करता है और वो उसका इतिहास आपको पता है। तो ये सारी घटनाएं घटती हैं। अब जब तिब्बत के नेता जो होते हैं दलाई लामा, जब भारत में आ जाते हैं, यहाँ पे राजनीतिक शरण दी जाती है, तो चीन इसका काफ़ी विरोध करता है, परंतु भारत उसको बहुत अच्छे तरीके से उनको स्वीकार करता है। उनको बसाया जाता है भारत के कई हिस्सों में, मुख्य रूप से तो हिमाचल में बसाया जाता है। हालांकि दलाई लामा भागकर जब आते हैं भारत में, तो शुरू के दिनों में वो अरुणाचल प्रदेश में उनको शरण दिया जाता है। बाद में वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में उन्हें शरण दिया जाता है, उन्हें और उनके समर्थकों को। तो प्रधानमंत्री की यह भी चिंता थी कि अगर एक राज्य में पूरी तिब्बतन आबादी को बसाया जाएगा तो हमारे राज्य की डेमोग्राफी में वो परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। तो बाद के दिनों में तिब्बती लोगों को अलग अलग राज्यों में भी बसाया गया, भेजा गया, और हर राज्यों में तिब्बतियों को सहूलियत दी गई। लेकिन जहाँ बसाया गया उसमें दो हिस्से जो थे, नॉर्थ ईस्ट के हिस्से और दक्षिण भारत के हिस्से। यहाँ पे तिब्बती लोगों को नहीं बसाया गया। जम्मू में बसाया गया, उड़ीसा में बसाया गया, और अलग अलग राज्यों में देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बसाया गया। और यहाँ पे उन्हें एक अतिथि के रूप में आज तक संरक्षण दिया जाता है। यहीं से उनकी एक सरकार, निर्वासित सरकार चलती है, और उस सरकार की अपनी विदेश नीति है, उसके प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, अलग अलग विभाग हैं उसके। एक संसद चलती है, 44 लोगों की वो संसद है। उनका जो विदेश विभाग है उस निर्वासित सरकार के, वो वो पूरे देश, दुनिया भर के अलग अलग देशों से वो अपने संबंध रखते हैं, और करीब 11 से 12 देशों में उनके एक राजदूत नियुक्त होते हैं उस निर्वासित सरकार के, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ये जैसे देश हैं जो कि तिब्बत की उस निर्वासित सरकार को मान्यता देते हैं। तो वो जो पूरी सरकार है, एक दलाई लामा की उसमें एक नीति है कि जब भी हम तिब्बत वापस जाएं तो सरकार चलाने का जो हमारा अनुभव है
वह किसी तरीके से कम नहीं हो। अगर वहाँ पे अगर मौका मिले किसी तरीके से तिब्बत अगर आज़ाद हो जाए या उन्हें ऑटोनॉमी दे दी जाए, तो उन्हें शासन प्रशासन का उचित अनुभव हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो ऐसा करते हैं। साथ में भारत में उन्हें अपने स्कूल खोलने की आज़ादी दी गई है, ताकि तिब्बतन संस्कृति का विकास हो और आने वाली जो पीढ़ियां हैं तिब्बत की संस्कृति से पूरी तरीके से परिचित हो। तो ये सब सारी चीज़ें दी गई है। जो सरकार चुनी जाती है वो 5 वर्षों के लिए होती है और वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। तो ये सब बातें हैं जो कि भारत ने तिब्बत के निर्वाचित सरकार को सहूलियतें दी हुई हैं। अब हम जानते हैं कुछ और बातों को कि 1959-1960 के बाद में तिब्बत में और क्या क्या घटनाएं घटी। तो 1966 में क्या होता है कि एक माओ जेडंग की कल्चरल रेवोल्यूशन टीम तिब्बत भेजी जाती है। टीम का कल्चरल रेवोल्यूशन जो टीम भेजी जाती है उसका उद्देश्य होता है कि मार्क्सवाद या माओवाद को के विचार को सबसे ऊपर रखना। अर्थात किसी भी देश की जो सर्वोच्च चीज होती है वह, अर्थात चीन के लिए जो है वह माओवाद है, संस्कृति भी पीछे है। तो यहाँ पे इसका जो उन्होंने एक आश्वासन दिया था तिब्बतियनों को, तो उससे पूरी तरीके से वो पलट गए। अब यहाँ से वो कल्चरल रिवॉल्यूशन जब टीम वहाँ पे भेजी जाती है तो पूरी तरीके से माओवाद का प्रचार प्रसार किया जाता है और एकमात्र नीति और संस्कृति माओवाद को ही माना जाता है। तो तिब्बतियनों ने इसे अपने संस्कृति पर हमला माना और एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू होता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए चीन की सेना और पुलिस पूरी तरीके से लग जाती है। करीब 10 लाख तिब्बतियन उसमें मारे जाते हैं। क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया जाता है। लोगों को चौराहे पर या सार्वजनिक तरीके से सजाएं दी जाती हैं, नाक काट लिए जाते हैं, कान काट लिए जाते हैं। तो इस तरीके की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती है। कई लोगों को भूखे रख कर मारा जाता है, कई लोगों को सजाएं दी जाती है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे दमनकारी नीति चीन ने अपनाया। उसके बाद फिर क्या होता है कि इन सब चीज़ों से समय वहाँ पे इसी तरीके से गुजरता जाता है और 1987 में चीन और दलाई लामा के बीच में एक वार्तालाप शुरू होती है, नेगोशिएशन। उसमें दलाई लामा ने मांग की चीन से कि आप जो है सो हमें स्वतंत्र ना करें, अर्थात तिब्बत को स्वतंत्र नहीं करें, आप अपने अंतर्गत ही हमें एक स्वायत्तता दें, ऑटोनॉमी दें, जिसका कि आपने 17 पॉइंट एग्रीमेंट में वायदा किया था 1951 में। तो उस समझौते को आप पालन करें, हमें ऑटोनॉमी दीजिए और हमें अपनी संस्कृति और धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए तिब्बत में। तो ये बात वार्तालाप शुरू होती है, लेकिन चीन इसको मानने से इनकार करता है। 1988 में क्या होता है कि फिर से एक वहाँ पे तिब्बत में आंदोलन उभर कर आता है। तो 1988 में फिर चीन वहाँ पे तिब्बत में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और फिर से विद्रोहियों का दमन उसी तरीके से शुरू हो जाता है। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है और फिर 1993 में चीन और दलाई लामा के बीच में जो बातचीत चल रही होती है तो उसमें अवरोध पैदा हो जाता है और वो वार्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। 1995 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। उसमें क्या है कि एक पंचम लामा का चुनाव किया जाता है। अब यार इस चीज़ को आने से पहले हम समझते हैं कि दलाई लामा क्या होते हैं और पंचेन लामा क्या होते हैं और तिब्बत में इनकी भूमिका क्या होती है। तो दलाई लामा तो एक सर्वोच्च नेता है, धार्मिक और राजनीतिक नेता होते हैं और आमतौर पे वही राष्ट्र प्रमुख भी होते हैं तिब्बत के, और उनके चुने जाने की एक प्रक्रिया होती है। तो पंचेन लामा कौन होते हैं, तो उसको भी चुनने की एक प्रक्रिया होती है और
दलाई लामा के बाद सबसे जो सेकंड नंबर पे सबसे मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो तिब्बत में सबसे शक्तिशाली जो नेता होते हैं, नेता भी कह ले, धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरीके से, तो वो सबसे प्रमुख पंचेन लामा ही होते हैं। और उनकी भूमिका दलाई लामा के नेक्स्ट जो दलाई लामा होंगे उनके चुनने में पंचेन लामा की प्रमुख भूमिका होती है। तो पंचेन लामा की जो चुना जाता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि जो वर्तमान के दलाई लामा होते हैं वो घोषणा करते हैं कि पंचेन लामा कहाँ पे जन्म लेंगे, कैसे लेंगे। अब उसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि कुछ पूजा पाठ होता है और कुछ एक आग जलाई जाती है और उसके धुएं की दिशा होती है कि धुआं किस दिशा में जा रहा है। तो उस धुएं की जो दिशा से एक अनुमान लगाया जाता है कि इस दिशा में पंचेन लामा का जन्म होगा, या वहाँ पे जन्म लिए हुए बच्चे को पंचेन लामा के रूप में पहचान की जाती है। तो ये जो तरीका और प्रक्रिया होती है, कुछ कुछ जो पोप चुने जाते हैं ईसाई में, कैथोलिक ईसाइयों में जो पोप चुने जाने की प्रक्रिया होती है, कुछ कुछ मिलती है उनसे, पूरी तरीके से नहीं मिलती है लेकिन कुछ कुछ मिलती है। कि पोप जब चुने जाते हैं तो एक देखा होगा आप लोगों ने कि एक धुआं सी निकलती है और वो प्रतीक होता है कि हाँ, पोप को चुन लिया गया है। तो उसी तरीके से पंचेन लामा के भी चुनाव चयनित किया जाता है। तो दलाई लामा ने घोषणा की कि 11वें पंचेन लामा की उन्होंने पहचान कर ली है तिब्बत में। और वो जो पंचेन लामा होता है 6 साल का एक बच्चा होता है। अब वहाँ के तिब्बत की जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथा होती है उसमें पंचेन लामा को ट्रेन किया जाता है और एक तिब्बती संस्कृति और धार्मिक शिक्षा, इन सब चीज़ों की उसे ट्रेनिंग दी जाती है और उसे तैयार किया जाता है। और वो बड़ा होकर जो है सो वो दलाई लामा के चयन में हिस्सा लेता है। तो ये पंचेन लामा होता है। तो चीन ने इसके लिए क्या किया कि 1995 में जैसे ही वो 6 वर्ष के बच्चे का 11वें पंचेन लामा के रूप में पहचान होती है, तो चीन उस बच्चे को गायब करवा देता है और बदले में एक अपना डम्मी, जो कि चीन द्वारा पोषित होता है, वैसे बच्चे को वहाँ पे रख दिया जाता है कि ये है पंचेन लामा। अब इसके पीछे चीन की क्या नीति होती है कि वो जो इम्प्लांटेड जो बच्चा है, सो कॉल्ड डम्मी जो रखा गया है, वो चीन की भाषा को बोलेगा, अर्थात चीन जो चाहेगा उस तरीके की वह बात करेगा, अर्थात स्वतंत्रता की वह मांग नहीं करेगा, स्वायत्तता की मांग नहीं करेगा। चीन के मर्जी के अनुसार राजनीतिक बातें करेगा। तो ये वहाँ पे, और 6 वर्ष के का बच्चा जो गायब करवाया गया 11वां पंचेन लामा, तो अब से करीब 20 और 5 25 साल हो गए। तो 25 साल तक ये पता नहीं चल पाया कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उसकी हत्या कर दी गई या अभी तक कहीं कैद में रखा हुआ है, क्या किया गया है, कुछ पता नहीं चला है। तो अब पंचेन लामा की भूमिका क्या होती है, तो वो अगले दलाई लामा के चुने जाने में अपनी प्रमुख भूमिका होती है पंचेन लामा की। तो अब उस पंचेन लामा की जो है सो वो तो अब वहाँ स्थापित कर दिया है चीन ने अपने अनुसार से। तो अब समस्या क्या आने वाली है आने वाले वर्षों में कि जो वर्तमान दलाई लामा है, 14वें दलाई लामा, इनकी उम्र 85 साल हो गई है। इनका जन्म 1935 में हुआ था और इनका एक्चुअल जो नाम है तेंजिन ग्यात्सो है। तेंजिन ग्यात्सो है। दलाई लामा एक पदवी होती है, उपाधि होती है। तो इनका ओरिजिनल जो नाम है ये है। तो 15वें जो दलाई लामा जो होंगे तो उनके जब चुनाव का समय आएगा तो एक जियो पॉलिटिक्स फिर से उभर कर सामने आएगा और वहाँ पे भारत और चीन आमने सामने होंगे। क्योंकि जो वर्तमान के दलाई लामा हैं इनका यह कहना है कि जो अगले दलाई लामा होंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाएंगे और वो भारत से होंगे। और चीन क्या चाहता है कि उन्होंने तो अपना इम्प्लांट कर दिया है पंचेन लामा को कि जो कि नए दलाई लामा के चयन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
तो आने वाले वर्षों में जब दलाई लामा की मृत्यु होगी, उनकी उम्र ऑलरेडी 65 और 20 85 साल हो चुकी है। तो जब भी दलाई लामा की मृत्यु होगी और नए दलाई लामा के चयन की बात आएगी, तो वहाँ पे एक बार फिर से भारत और चीन आमने-सामने होंगे। दलाई लामा का यह भी कहना है कि जो अगले दलाई लामा होंगे वो भारत से होंगे। तो इस तरीके के कई विवाद हैं दलाई लामा को लेके। और तो इतना तक तो आपको तिब्बत की बातें पूरी तरीके से समझ आया होगा कि 1950 जब वो चीनी ऑक्यूपेशन में चला गया, वहाँ के बाद से वहाँ किस तरीके की घटनाएं हुई, कैसे विद्रोह हुआ, कैसे उसे चीन ने दबाया, पंचेन लामा को समझा, दलाई लामा को समझा, और आने वाले समय में इनको लेकर क्या विवाद उत्पन्न हो सकता है ये भी आपने समझा। अब यहाँ पे एक और भू राजनीति की बात हम करते हैं कि भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए वर्तमान में जो चीन के साथ हमारा संबंध है, जिस तरीके से चल रहे हैं, तो तिब्बत को लेकर हमारी नीति क्या होनी चाहिए। तो अब तक जो नीति हमने अपनाया था कि तिब्बत को हमने चीन का एक हिस्सा माना और उसके किसी स्वतंत्रता की हमने डिमांड नहीं रखी, और साथ में यहाँ पे तिब्बतियों को एक राजनीतिक शरण भी दिया। तो चीन जिस तरीके से हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप दे रहा है, जम्मू कश्मीर के मामले में, वहाँ से पाकिस्तान को साथ लेकर वो एक सीपीईसी बना रहा है, और पश्चिमी बॉर्डर पर, उत्तरी बॉर्डर पर, पूर्वी बॉर्डर पर हर तरीके से समस्याएं खड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे अब उठता है कि भारत को भी अपनी एक नीति बदलनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशों ने भी जो नीति अपनाई थी कि कम्युनिस्ट शासन और ये कैपिटलिस्ट शासन के बीच में एक बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया था। तो भारत के साथ अगर सीमा चीन की किसी तरीके से नहीं लगेगी, तो भारत के लिए ये सहूलियत होगी, और यह तभी हो सकता है जब तिब्बत आज़ाद हो। तो तिब्बत की आज़ादी के मांग को भारत को अब उठाना चाहिए विश्व के अलग अलग मंचों पे। हाल ही में महीने दिन पहले अमेरिका ने अपने संसद में यह पास करवाया है कि वो तिब्बत की स्वतंत्रता को समर्थन देता है, और वह चाहता है कि तिब्बत को आज़ाद करवाया जाए। तो इसी तरीके से भारत को भी इस अभियान में लगना चाहिए और तिब्बतियों की स्वतंत्रता के मांग को अलग अलग फोरम पे उठाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा तिब्बत से जुड़ी हुई समस्या और इससे संबंधित भारत और चीन के संबंध। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।